नमो नमः सर्वेभ्यः। संस्कृत की प्रथम कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। चतुर्थी कक्षा से पंचमी कक्षा में पहुंचने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप में से कई विद्यार्थियों ने फोर्थ में संस्कृत पढ़ी है, चतुर्थी कक्षा में संस्कृत पढ़ी है, कई ने नहीं पढ़ी होगी। दोनों के विद्यार्थियों के लिए, जिन्होंने पढ़ी है जिन्होंने नहीं पढ़ी है, दोनों विद्यार्थियों के लिए आज हम आधारभूत कक्षा प्रारंभ करेंगे, बेसिक कक्षा प्रारंभ करेंगे। इस कक्षा के माध्यम से जो भी संस्कृत सीखना चाहे, जो भी संस्कृत पढ़ना चाहे, वे इसे आधारभूत समझकर कक्षा का आनंद ले सकते हैं, कक्षा को समझ सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत भाषा भारत की अधिकांश भाषाओं की जननी कही जाती है। ऐसा कहा जाता है, संस्कृत भाषा सर्वेषां भाषाणां जननी मता। संस्कृत भाषा भारत की सभी भाषाओं की जननी मानी गई है। और आप और हम में से अधिकांश की मातृभाषा संस्कृत है, हिंदी है। और हिंदी जो है वो मूलतः संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है। यहाँ तक कि हम यह भी कह सकते हैं कि हिंदी भाषा में 80% शब्द एज इट इज़ संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कुछ शब्द परिवर्तन के साथ ले लिए गए हैं और कुछ शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। तो संस्कृत सीखना आप और हमारे लिए बहुत ही सरल, बहुत ही आसान होगा। कोई हमें दिक्कत होने वाली नहीं है। तो मन में एक ये भावना छोड़कर हम संस्कृत पढ़ें कि संस्कृत बहुत कठिन है, संस्कृत समझ में आएगी कि नहीं आएगी। मैं गारंटी के साथ आपको संस्कृत समझ में आएगी, ये बात अभी कह रहा हूँ। और आप खुद इसका अनुभव करेंगे जब आप इस भाषा को पढ़ेंगे। किसी भी भाषा को जानने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले उसके वर्णों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। किसे कहते हैं वर्ण? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना हो सकें उसे हम कहते हैं वर्ण। ठीक है, समझ में आया? ऐसी इकाई जिसके और टुकड़े ना हो सकें, मतलब और डिवाइड ना किया जा सके, जो लास्ट डिवाइडेड टुकड़ा है, उसे हम कहते हैं वर्ण। संस्कृत भाषा में 46 वर्ण होते हैं, 46 वर्ण होते हैं। ठीक है, 13 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। 13 वोवेल एंड 33 कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, 13 स्वर और 33 व्यंजन। इनमें से लगभग हिंदी भाषा जैसे ही हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं, संस्कृत भाषा में 13 स्वर होते हैं। ठीक है, 2 स्वर जो है वो अलग है, बाकी सब हिंदी वाले स्वर ही माने जाते हैं। आइए जानते हैं, समझते हैं कि वर्णमाला में कौन कौन से स्वर, क्या क्या वर्ण होते हैं। तो आइए देखिए, पढ़ते हैं इसको। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। संस्कृत भाषा को अनेक भारतीय भाषाओं जैसे गुजराती, बंगला, हिंदी, मराठी, तमिल आदि की जननी कहा जाता है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी भी संस्कृत भाषा से ही विकसित हुई है। यह बात कर चुके हैं, अब यहाँ से आगे चलते हैं। भाषा का प्रयोग अपनी बात को कहने, बोलकर या लिखकर और दूसरी की बात को समझने, सुनकर या पढ़कर के लिए किया जाता है। भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं? व्हाट इज द यूज ऑफ लैंग्वेज? भाषा का यूज क्या है, प्रयोग क्या है? जैसे मैं आपको संस्कृत समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए अभी जो भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, ये भाषा है हिंदी। तो अपनी बात को कहने के लिए मैं हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, बोलकर बता रहा हूँ। और यहाँ लिखा हुआ है, आप सुनकर समझ रहे हैं और पढ़कर समझ रहे हैं। तो ये भाषा का प्रयोग है। जब हमें सामने वाले की बात सुननी हो, समझनी हो, इसलिए हम संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। अब भाषा जो है वो 2 प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित।
ओरल एंड रिटन। भाषा दो प्रकार की है, मौखिक और लिखित। अब मौखिक किसे कहते हैं, मौखिक किसे कहते हैं, जैसे अभी जो बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहा हूं मैं आपसे, मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, ठीक है, मैंने बोला और आपने सुना, ये भाषा का मौखिक रूप है। अब भाषा का लिखित रूप क्या है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, मौखिक, म औ की मात्रा खिक, मौखिक, ये लिखा हुआ हमने पढ़ा, ये भाषा का लिखित रूप कहलाता है। भाषा के दो रूप हमने जाने, एक तो कौन सा रूप, मौखिक रूप, जो आपको मैं दिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ और आपको सुनाई दे रहा है, ये भाषा का मौखिक रूप, और ये भाषा का लिखित रूप। यहाँ हमने देखा मौखिक लिखा हुआ है और आपने पढ़कर समझा, तो ये भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अब यहाँ से आगे चलें, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे लास्ट यूनिट जो है, सबसे लास्ट जो टुकड़ा है भाषा का, उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। याद रखिएगा परिभाषा, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाते हैं। सही क्रम में लिखे हुए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, लास्ट यूनिट जो होगा उसके बाद उसके और टुकड़े नहीं कर सकते, उसे कहते हैं वर्ण। और वर्णों के ग्रुप को, जब एक साथ बहुत सारे ग्रुप वर्ण आ जाते हैं, उनका समूह बन जाता है, तो उस वर्णों के समूह को माला कहते हैं। जैसे आपने माला देखी, मोतियों की माला, माला कैसे कहते हैं, एक मोती हो माला कहलाता है क्या, फूलों की माला हो तो एक फूल हो तो माला कहलाते हैं क्या, नहीं ना। जब अनेक फूल एक साथ एक जगह पर होंगे उसे कहेंगे फूलों की माला, फूलों का समूह, मोतियों का समूह, मोतियों की माला। वैसे ही वर्णों का समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, समझ में आया। वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, और वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। चलिए आगे, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। संस्कृत वर्णमाला में जो हम बात कर चुके हैं, संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 वर्ण होते हैं। 46 षट्चत्वारिंशत् वर्णा संस्कृत भाषायां भवन्ति। संस्कृत भाषायां कति वर्णा भवन्ति, षट्चत्वारिंशत्, जिन्हें दो भागों में विभाजित किया है, जिन्हें हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से दो पार्ट, कौन कौन से हो गए, स्वर और व्यंजन, जिन्हें हमने दो भागों में विभाजित किया, स्वर और व्यंजन। अब स्वर कौन से होते हैं, देखिए स्वर किसे कहते हैं, स्वर वे वर्ण होते हैं जिन्हें उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए, जिनका प्रोनाउंसिएशन करने के लिए किसी और वर्ण पर डिपेंड रहना, निर्भर रहना जरूरी नहीं है, ऐसे वर्ण स्वर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कोई हैंडीकैप्ड व्यक्ति है, विकलांग है, जिसको चलने में समस्या है, पैर चल नहीं सकता है, उसे चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, उसे चलने के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है। और आप और हमारे जैसे बिल्कुल सही है, जिसके सारे अंग बिल्कुल सही है, आपको चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, या मुझे चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कि साहब हमें चलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है, हम अपने आप चल सकते हैं। मेरी आँख मैं बराबर देख नहीं पाता हूँ, तो मुझे देखने के लिए चश्मे की मुझे देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मुझे आपको देखने के लिए चश्मे की आवश्यकता होती है। परंतु जो व्यक्ति सही है, जिसकी आंखें बिल्कुल सही है, उससे चश्मा दो कि भैया चश्मा लगाओ, तो वो लगाएगा कि नहीं नहीं मेरी आंखें तो बिल्कुल सही है, मैं क्यों लगाऊं चश्मा, तो वो चश्मा नहीं लगाएगा। तो जिसकी आंखें बिल्कुल सही है, जिसके अंग बिल्कुल सही हैं, वो कहलाता है स्वर। इसको बोलने के लिए किसी और पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात जब इनको हम बोलेंगे अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ, जब इनका उच्चारण करेंगे तो हमें इनके अलावा और किसी वर्ण की ध्वनि नहीं आएगी। अ, आ, ई, जब इनको बोलते हैं तो इनके साथ बस यही वर्ण की ध्वनि आती है। जबकि व्यंजन में इससे विपरीत है।
क्या विपरीत होगा व्यंजन में? परिभाषा पढ़े बिना ही हम समझ लें कि जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण पर निर्भर रहना पड़े, किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़े, वे कहलाते हैं व्यंजन। जिनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़े, वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। संस्कृत भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। संस्कृत भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 33 व्यंजन संस्कृत भाषा में होते हैं। और देखो, व्यंजन क्योंकि खुद उच्चरित नहीं हो सकते, इनको उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। तो जब ये बिना स्वर के लिखे जाते हैं, जब इनमें कोई स्वर नहीं होता है, तो हम इनमें नीचे एक डंडी लगा देते हैं। उस डंडी का नाम है हलंत। ठीक है, क्या नाम है? जैसे ये देखो, यहाँ ये लगी हुई है इस तरह से, इसको कहते हैं हलंत। जब व्यंजन मूल रूप में लिखे जाते हैं, जब इनमें कोई स्वर नहीं होता है, तो इनमें हलंत लगा दिया जाता है। हलंत नहीं लगा हो तो इसका मतलब क्या होता है कि व्यंजन में कोई ना कोई स्वर अवश्य है, इसलिए वहां पर हलंत नहीं लगा है। अगर हलंत लगा है तो व्यंजन शुद्ध है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई हलंत, किसी प्रकार का कोई स्वर नहीं है। चलिए यहां से आगे चलते हैं। अब 33 प्रकार के जो व्यंजन हैं, इनमें शुरुआत के 25 वर्णों को, 25 वर्ण को 5 भागों में डिवाइड किया है, 5 वर्ग में डिवाइड कर दिया है, और प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर हैं। ठीक है, 5 भागों में डिवाइड कर दिया, और प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण हो गए? 5 वर्ण। हर वर्ग में 5 वर्ण है, तो 5 वर्ग में 5 वर्ण है, तो टोटल हो गए 25 वर्ण। तो 5 वर्गों में कितने वर्ण हो गए? 25। देखो पढ़ते हैं। पहला वर्ग है क वर्ग। क्या नाम है पहले वर्ग का? क वर्ग। क, ख, ग, घ, अंग। साथ में बोलेंगे मेरे आप। क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, इय। कुछ लोग इसको अणा भी बोलते हैं, लेकिन वो गलत बोलते हैं, ये इय। ट, ठ, ड, ढ, न। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, स, श, ह। श, श, स, ह। ठीक है, तो ये 5 वर्ग में 5 वर्ण हुए। ये तो हुए यहां तक कितने हुए? 25 वर्ण। ठीक है, 5 वर्ग के 5 वर्ण 25। और इसके बाद ये 4 और 4, 4 + 4 कितने हो गए? 25 + 4 29, 29 और 4 33। टोटल कितने वर्ण हो गए? 33 वर्ण हो गए, 33। ठीक है, 33 व्यंजन यहां तक हो गए। अब 33 व्यंजन और 13 स्वर, कुल कितने हो गए? 46, 46। चलिए अब इससे आगे 2 होते हैं अयोगवाह। क्या होते हैं? ये ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, इन्हें केवल चिन्हों के द्वारा दिखाया जाता है। ये 2 होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार को शब्द के ऊपर लगाया जाता है और विसर्ग को शब्द के, अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार को शब्द के ऊपर लगाया जाता है और विसर्ग को पीछे लगाया जाता है। अनुस्वार का उच्चारण होता है म और विसर्ग का उच्चारण होता है ह। जैसे कमल के ऊपर लगा दिया तो उच्चारण हो गया कमलम, और वृक्ष के पीछे हमने लगा दिया विसर्ग, 2 बिंदी लगा दी, तो उसको पढ़ेंगे हम वृक्षः। नम के पीछे लगा दिया तो नमः। ठीक है, मन के आगे लगा दिया तो मनः। चिन्मय, मन के पीछे लगा दिया तो मनः। चिन्मय के साथ लगा दिया तो चिन्मयः, और अनुस्वार लगा दिया तो चिन्मयम। ठीक है, समझ में आया? अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार चिन्मयम 1 बिंदी, विसर्ग 2 बिंदी, चिन्मयः। ऐसे इसको हम उच्चरित करेंगे। ठीक है, तो 2 चीज समझ में आई, अयोगवाह और
विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग, ये होते हैं दो अयोगवाह। ठीक है, अब यहां से देखो, ये हमने वर्णमाला का ज्ञान प्राप्त यहां पर किया। तो होते हैं अनुस्वार और विसर्ग। इस तरह संस्कृत की वर्णमाला यहां पर हमने सीखी, ज्ञान प्राप्त यहां पर किया। अब आपका एक प्रश्न हो सकता है कि हिंदी में हमने 3 वर्ण और पढ़े हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, वो संस्कृत में भी होते हैं, हमने पढ़ा है, तो यहाँ वर्णमाला में उनको स्थान क्यों नहीं दिया गया? तो उसका कारण यह है कि जो क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, प्र इत्यादि जो वर्ण होते हैं, ये संयुक्त वर्ण होते हैं। क्ष जो है क धन श धन अ से मिलकर बनता है, त्र जो है त र और अ से मिलकर बनता है। जब ये वर्ण इन वर्णों से मिलकर बनते हैं और इन वर्णों का उल्लेख पहले आ चुका है, त पहले बता चुके हैं, र पहले बता चुके हैं, अ पहले बता चुके हैं, तो बार बार उन्हीं वर्णों को बताना तो उनकी पुनरावृत्ति होती, इसलिए दोबारा उनका उल्लेख नहीं किया गया है, तो उनको अलग से वर्ण नहीं माना गया है, उन्हें संयुक्त वर्ण की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार हमने आज वर्णमाला का ज्ञान प्राप्त किया। विशेष इसका अभ्यास और आगे की कक्षा को हम यथावत प्रारंभ करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें और अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः, पुनः मिलामः, धन्यवादः।